ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है? हमारी एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन भी है और स्किल भी है। इट इज ओनली हाउ द स्टूडेंट इज फोकस्ड टुवर्ड हिज गोल। वो कितना अपने गोल को लेके फोकस्ड है, अपने इच्छाओं का बोझ बच्चों पे ना डाल, बहुत जरूरी है। एआई ने एक डर पैदा किया है सर स्टूडेंट्स के दिमाग में भी, तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये इससे डरना ठीक है या फिर इसके साथ मिलकर इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि बच्चे इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर कि हम संस्कृति यूनिवर्सिटी में क्या सोचते हैं और इसके बारे में या इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको उसी तरह मानता हूँ जिस तरह 90s में भारत में कंप्यूटर आए थे और सारी बैंकिंग्स में और सब जगह ये हो गया था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी और कंप्यूटर आ गए हैं, और उसके बाद कैलकुलेटर आया था, जब तभी यही हुआ था। तो कहीं ना कहीं इट इज जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको हमें जरूरत है अपस्किलिंग होने की। ये एआई को अगर सही मायने में यूज किया जाए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एआई के अंदर भी जॉब निकलेंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन पांडे। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत ही विशाल देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश। यहाँ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जो कंपनीज हैं जो उनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं उनकी एक शिकायत है कि उनको रियल टैलेंट नहीं मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रेस में रहते हैं और पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। एआई का डर, जी हाँ, एआई का डर इतना बैठ गया है कि शायद आने वाले समय में एआई जो है वो सारी जॉब्स खा जाएगा। जो हमारे ज़ेन है उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो है लेकिन फोकस बिल्कुल भी नहीं। कहाँ है कमी, कहाँ है? क्या जो हमारा डिग्री सिस्टम है ये उसका फेलियर है या फिर जो लर्निंग माइंडसेट है उसकी कमी है? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही धार्मिक कृष्ण की नगरी मथुरा में, और वहाँ पे है एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है संस्कृति यूनिवर्सिटी। एक बहुत तेज़ी से ग्रो होती हुई यूनिवर्सिटी है। लगभग 12,000 स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, और यहाँ आकर यहाँ के कैंपस को देखकर, यहाँ की फैकल्टी से मिलकर, क्योंकि हम लोग पिछले 2 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव ऑरा है पूरा यहाँ पर, क्योंकि सब अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं बड़े दिनों के बाद किसी ऐसी संस्था में आया हूँ जहाँ इतना डिसिप्लिन है। तो आज संस्कृति यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री सचिन गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जिनसे मैं बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ, और आप लोगों के जो मन में सवाल होंगे शायद उनमें से वो सवाल भी मैं सर से करूँगा, और वो जवाब जो हम लोग सुनना चाहते हैं, जो हमारे यूथ, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो उनके पेरेंट्स सुनना चाहते हैं, शायद हमें वो सारे जवाब आज मिलेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री सचिन गुप्ता जी से। सर प्रणाम, और थैंक यू सो मच कि आपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है मैं आपके सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला सवाल एजुकेशन सिस्टम को लेके ही है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है? सर देखिए, मैं इसका अगर बैकग्राउंड में जाऊं, हमारी स्कूलिंग चालू होती है स्कूलिंग सिस्टम से। जब स्कूलिंग की बात करते हैं तो बच्चे जब 12th तक आता है तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हमारा बच्चा आर वी प्रिपेयरिंग देम फॉर एग्जामिनेशन और आर वी रियली मेकिंग देम रेडी फॉर दी कमिंग टुमारो। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को कई बार कहता आया हूँ कि हम अपने बच्चे को आने वाले सिर्फ एग्जामिनेशन से क्या कर रहे हैं। क्यों? 12th में CBSE एग्ज़ाम, अगर उसको मेडिकल में जाना तो नीट एग्ज़ाम, अगर उसको इंजीनियरिंग में जाना तो JEE एग्ज़ाम, और हर यूनिवर्सिटीज़ का एक फिर CUET एग्ज़ाम जो सेंट्रल एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद हर यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। तो एक बच्चा डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन से गो थ्रू कर रहा है, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय बन गया है कि 10+2 की फिर वैल्यू क्या है। अगर इन एंट्री एग्ज़ाम्स के भरोसे ही मुझे करना है तो तभी हमारे बच्चे कोचिंग में ज़्यादा जा रहे हैं और स्कूल्स में कम हैं। आप देखेंगे 11th-12th के अंदर ज़्यादातर CBSE स्कूल्स है, यूपी बोर्ड स्कूल्स है, वो कोटा सीकर बच्चे बैठे क्यों बैठे हैं? सब एंट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फैक्ट है। और कहीं ना कहीं देर आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी में आता है तो एक ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, फिर PG के लिए एग्ज़ाम, अगेन दे हैव टू प्रिपेयर एग्जामिनेशन। तो आई थिंक समवे डाउन द लाइन विद कमिंग ऑफ NEP और जो देश के अंदर जो माहौल है, मेरे ख्याल से इसके अंदर भी कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम का एक नया मॉडल फ्रेमवर्क आना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आएगा कहीं ना कहीं, और बच्चों को थोड़ी सी इससे आसानी और होगी। रही बात हमारी एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन भी है और स्किल भी है।
इट इज़ ओनली हाउ द स्टूडेंट इज फोकस्ड टुवर्ड हिज गोल, वो कितना अपने गोल को लेके फोकस्ड है। क्योंकि एक तरह से कह रहे हैं गंगा नदी बह रही है, उसमें से कोई इसको अमृत समझ के उसका आचमन कर रहा है, कोई पानी समझ के पी रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है उसके अंदर। तो मेरा कहना है कि एक क्लास के अंदर 60 बच्चे होते हैं एजुकेशन में, तो सब जिस तरह रेस के अंदर 8 लोग भागते हैं मैराथन में या स्प्रिंट में, सभी फर्स्ट नहीं आते। तो एवरीबडी, बिकॉज स्टूडेंट्स रॉबोट्स नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, तो हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब हम दौड़ते हैं या परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आई मे बी गुड एट मैथमेटिक्स बट नॉट गुड एट इंग्लिश, आई मे बी गुड एट साइंस बट नॉट गुड एट कॉमर्स। सो हर बच्चे का एक यूएसपी है। तो पहली बार तो बच्चे को मैं हमेशा कहता हूँ, क्या आपने जो सब्जेक्ट चुना है, इज इट राइट कप ऑफ केक फॉर यू, या इसलिए मैंने ले लिया कि मेरे माँ बाप चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूँ, या मेरे माँ बाप चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ और मैंने MBBS ज्वाइन कर लिया। इसी तरह इज द राइट कोर्स, आई एम एलिजिबल फॉर द राइट कोर्स, और मेरी मन की इच्छा क्या है। आज बच्चे को जब परफॉर्म करना होता है, उस पर देखिए कितना बाहर है, उसको एक अच्छा बच्चा बनना है। माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा अच्छा बने, समाज के सामने नाम कमाए। डांस कंपटीशन हो तो बच्चे माँ बाप चाहते हो डांस में परफॉर्म करें, गाना गाए तो मेरा बच्चा सिंगर बने, और कोई आए घर में तो बेटा गाना गा के दिखाइए, ताकि दिखाइए कितना अच्छा गाना गाता है मेरा बच्चा। कहीं और जो एग्ज़ाम्स आते हैं स्कूल्स की रेस में, कॉलेज की रेस में, एक ब्रांडशिप बन गया, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है। क्या किसी 3rd क्लास के 3 साल के बच्चे को, नर्सरी के बच्चों को पता है कि X स्कूल और Y स्कूल में क्या फ़र्क है? ये चॉइस पेरेंट्स की हो सकती है ब्रांड की वजह से कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है। सेकेंड कुड बी येस चूजन ऑफ राइट स्कूल में, अब एक माँ बाप अच्छा स्कूल चूज़ करते हैं कि मुझे एक अच्छा स्कूल चूज़ करना है अपने बच्चे के लिए, वो अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हर स्कूल से टॉपर निकलता है, और हर स्कूल से एक बच्चा एवरेज में निकलता है, और हर स्कूल से एक बच्चा, हम कहते हैं कि हालांकि मैं किसी बच्चे को कम नहीं आंकला, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे समान होते हैं, और एक बच्चा 40th भी आता है क्लास के अंदर, लेकिन उनकी क्षमताएं, उनके विषय अलग अलग होते हैं। तो मैं समझता हूँ पहला भार तो माँ बाप को समझना है कि मेरा बच्चा कोई समाज के प्रति एक ब्रांड नहीं है कि उसको खड़ा करूँ सबके सामने और मैं उसको उस तरह से इस्टेब्लिश करूँ। अपने इच्छाओं का बोझ बच्चों पे ना डाल, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब बच्चा कोर्स चूज़ करे, उसकी सही आकलन करके उसको सही सब्जेक्ट चूज़ कराए, ना कि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में जाए। एक बच्चा अच्छा फोटोग्राफर हो सकता है तो उसको वो करने दिया जाए। आज हर फील्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतने आज आयाम खुल गए हैं और इतनी स्पेशलाइजेशन खुल गई हैं। लेट द स्टूडेंट परफॉर्म, लेट द स्टूडेंट एंजॉय। तो मेरे ख्याल से स्किल और राइट एजुकेशन और राइट सब्जेक्ट चूज़ करेगा, मेरे बहुत सारे सवाल हो जाओ वहाँ सॉल्व हो जाते हैं। सर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। एक मैं छोटी सी बात बीच में करना चाहूँगा, जो आपने कहा ना कि हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को प्रेशर देते हैं कि ये कर ले वो कर ले, ये सारी चीज़ें। मैं जब हमारे आर्टिस्ट एसोसिएशन है, हमारी सिंटा जिसे बोलते हैं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, उसकी स्क्रूटनी में मैं था। जब नए आर्टिस्ट के कार्ड बनते थे तो पंकज धीर सर जो थे, अभी स्वर्गवास हो गया उनका, वो तब थे स्क्रूटनी के चेयरमैन। तब बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आते थे आर्टिस्ट का कार्ड बनवाने के लिए। तो उनसे यही सवाल होता था कि आपने इतने लाखों रुपए खर्च किए, इतना सारा टाइम वहाँ दिया वो एजुकेशन लेने में, वो लर्निंग्स में, और आप आए हैं आर्टिस्ट का कार्ड बनवाने, तो आपने पहले ही आर्टिस्ट आना क्यों नहीं चूज़ किया? तो वो कहते नहीं, वो पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए था, लेकिन हमको तो एक्टर ही बनना था। तो ये ऐसी बड़ा अच्छा आपने। अब आप देखते होंगे कि IAS एग्ज़ाम के बाद भी कुछ एक्टर्स बन गए हैं। अभी हमारे एक बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें श्री IAS अभिषेक सिंह जी आए थे, उन्होंने IAS छोड़ के नाउ इज बिकम एन एक्टर। और एक IAS हम देखते हैं अभी सोशल मीडिया में, देखो सिंगर बन गए हैं। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशंस को भी फुल किया। अब वो जिंदगी में वो करना चाहते हैं जो बनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर वो शुरू से अगर पेरेंट्स बच्चे का साथ देते हैं और वो उसी फील्ड में ज़्यादा मेहनत करता, तो शायद उसके लिए और भी अच्छा हो सकता था। खैर, हम अगले सवाल पे आते हैं। सर, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन लर्निंग को ना कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट मानने लगे हैं, ये सही है, गलत है, या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? ये एक नया प्रचलन चला है पिछले 2-3 साल से, प्रोपेगेंडा मैं बोलूँगा, कि बच्चे को डिग्री की वैल्यू नहीं है और सिर्फ स्किल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती तो आज तक डिग्री को इतनी हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। हर चीज़ की हर जगह एक वैल्यू है। रेगुलर एजुकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ये देखिए, जो बच्चों ने कोविड में एजुकेशन करी है और जो 3 साल घर में रहे, 2 से 3 साल घर में रहे, उनकी आप पर्सनैलिटी देखिए। बड़ा आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और जो बच्चे 3 साल रेगुलर कॉलेजेस में, कैंपस में आए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए। बहुत फ़र्क पाओगे आप। वो बच्चे बहुत ज़्यादा
मिंगल नहीं करते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो ग्रूमिंग नहीं होगी, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में अपने वो कैरी कैसे करते हैं। जितने बच्चे कोविड के अंदर थे, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ मोटा मोटी, जो मैंने देखा कि जो इंटरव्यूज़ में हमारे यहाँ भी आते हैं और बच्चों से मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पाया गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा ये कहना है वो तब अच्छी है जब आपके पास एक बड़ा क्लियर एम हो कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा हूँ फॉर एक्स पर्पस, या साइड साइड में जॉब कर रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल नीड्स में जॉब भी कर रहा हूँ, या एडिशनल कोर्सेज कर रहा हूँ स्किल के लिए। बट हम पर से हम एक रैट रेस हो जाए कि सभी हम क्या ऑनलाइन एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, तो मैं और डिग्री कोई वैल्यू नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं अगेन बहुत बैलेंस बना के चलना है कि मेरा ज़िंदगी में एम क्या है, मैं ऑनलाइन एजुकेशन क्यों करना चाहता हूँ। कुछ सवालों के खुद जवाब देने होंगे, और सवालों के जब जवाब, बच्चा कभी आईने में झूठ नहीं बोलता, और जब उसको वो जवाब देगा तो सही जवाब मिलेंगे भी। और कंफ्यूज्ड है तो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन टेस्ट आ गए हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग टाइप, बहुत सारे एग्जामिनेशन आ गए हैं, बहुत सारे आज काउंसलर्स आ गए हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को उनसे इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि मेरा एक्स दोस्त ने ये करा तो मैंने भी कर लिया, ये मेरे पेरेंट्स चाहते हैं तो ये कर लिए। तो आज का यंग जनरेशन जेन ज़ी बहुत स्मार्ट है, तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के अपने चॉइसेस को निर्धारित कीजिए, ताकि आपका जीवन का फोकस सब तक बना रहेगा। और आप जिस दिन फोकस में आप ध्यान दे लेंगे, मेरे ख्याल से किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आर्मी को बॉर्डर पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती देश को बचाने के लिए, कि रोज में कोई आएगा उनको मोटिवेट करेगा, वो काम कर उठेंगे। उसी तरह हम बच्चों के, आज से इतने मोटिवेशन स्पीकर्स आ गए, हम बच्चों को मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं गोल निर्धारित नहीं है, एंड वी आर कैजुअल अप्रोच है हमारे काम के प्रति। जो आदमी फोकस्ड होते हैं काम के प्रति, उनकी अप्रोच होती है, आप यहाँ आए हैं, आपको पता मुझे फ्लाइट पकड़नी है 7 बजे, तो आपको पकड़नी है, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए। आपका पूरा दिनचर्या है, आपका कैलेंडर टाइम टेबल बना हुआ है, मुझे क्या करना है जीवन में। तो जिस दिन बच्चा फोकस्ड हो जाएगा, मैं समझता हूँ उसको ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं लाइफ के अंदर, वो ट्रिगर पॉइंट अगर आ गया लाइफ के अंदर, तो किसी को उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। अब एक ऐसा सवाल है सर जो जिसने एक खौफ पैदा कर रखा है सर, हर इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स के दिल में भी खौफ है उसका। हम जो इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोगों को भी एआई जो आया है सर, टेक्नोलॉजी देखिए आए अच्छा है, वो हमारी बेहतरी के लिए होती है, लेकिन एआई ने एक डर पैदा किया है सर स्टूडेंट्स के दिमाग में भी। तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये इससे डरना ठीक है, या फिर इसके साथ मिलकर इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि बच्चे कि इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर कि हम संस्कृति यूनिवर्सिटी में क्या सोचते हैं और इसके बारे में, या इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए, एआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसको उसी तरह मानता हूँ जिस तरह 90s में भारत में कंप्यूटर आए थे और सारी बैंकिंग्स में और सब जगह ये हो गया था कि नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कंप्यूटर आ गए हैं, और उसके बाद कैलकुलेटर आया था जब, तभी यही हुआ था। तो कहीं ना कहीं इट इज़ जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको हमें ज़रूरत है अपस्किलिंग होने की। ये एआई को अगर सही मायने में यूज़ किया जाए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एआई के अंदर भी जॉब्स निकलेंगी। अब एआई के अंदर 3 विषय आते हैं मोटा मोटी। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना मैं समझता हूँ एआई एक एनेबल्ड होता है, और एक एआई ड्रिवन होता है, और एक एआई टेक्नोलॉजी होती है। तो जितनी एआई एनेबल्ड और एआई ड्रिवन, जैसे एआई ड्रिवन हम बोलते हैं गूगल मैप्स को एआई ड्रिवन होती है, एआई एनेबल्ड जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो मूवीज़ जो आपकी चॉइसेस आती है वो एनेबल्ड हो जाती है, एंड कोर टेक्नोलॉजी एआई होती है। उसी तरह उसके अंदर उतनी मैन पावर भी चाहिए। और आप देखेंगे भारतवर्ष में, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा आगे आकर, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सभी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। उन्होंने अगले 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं, 10-10 लाख स्क्वायर फीट रेंट पे ले लिया है, पूना में ले लिया है, विशाखापट्टनम में गूगल में आ रहा है, एंड दे हैव ऑलरेडी प्लान टू इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन इंडिया। तो दैट मीन्स वो इंडिया की मैन पावर पर ट्रस्ट कर रहे हैं और इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मैन पावर अवेलेबल है। और अभी दुबई के जो एक बड़े सीनियर किसी ने कहा है कि वी ट्रस्ट मोर ऑन इंडियन मैन पावर। अभी उन्होंने मीडिया को जवाब दिया है, क्योंकि वो बड़े फोकस्ड होते हैं, उनको रात को 11 बजे फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ के मामले में, जॉब के मामले में बड़े सीरियस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे। तो मैं कहता हूँ बच्चों को ये सब एआई से डरने की जरूरत नहीं है, दे ओनली हैव टू बी अपस्किल्ड। समय के साथ साथ अपने आप को जो डिमांड है उसको हमें अपडेट रहना है, और उससे डरने की जरूरत है। सर अब एक और सवाल है, अभी अपना जो इंडस्ट्री इमर्शन मॉडल है आपका जो 70%, ये आपके स्टूडेंट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है जी, संस्कृति यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं? देखिए,
90s से मैं जब भी कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार होती थी या कोई डिस्कशन होता था या वाइट पेपर आता था, तो हमेशा गवर्नमेंट और एकेडमिया ये कहती थी कि इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। ये डायलॉग बहुत, जब से मैं स्कूलिंग एजुकेशन में तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो गैप बहुत ज़्यादा था, बिकॉज इंडस्ट्री की अपनी प्रोडक्शन के अपने वो होते हैं, टारगेट्स होते हैं। वो चाहते हैं मुझे रेडीमेड मैन पावर मिले। सपोज आपको ड्राइवर हो चाहिए हो तो आप चाहेंगे वो रेडीमेड ड्राइवर आ जाए, कल से गाड़ी स्टार्ट करे और वो चलने लग जाए। लेकिन उसके ऊपर कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है कि मेरे तौर तरीकों को समझने के लिए आपको उसको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करें ताकि उनके तौर तरीके सीखे, वहाँ के कल्चर को सीखे, काम को सीखे। तो कहीं ना कहीं वो लैक था। बट मैं समझता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो गवर्नमेंट ने ये बहुत मैं आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए। उस पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री और एकेडमियों को पास ले आए और यूनिवर्सिटीज़ को और ये हमें एक फ्रीडम दिया कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने की। इसकी वजह ये थी कि अभी तक एकेडमिशियंस जो पढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री, वो अच्छे एकेडमिशियन हो सकते हैं, बट इंडस्ट्री के रियल प्रैक्टिकल लुकआउट जो थे वो शायद कहीं मिसिंग थे। और जब बच्चा इंडस्ट्री में जाता था तो उसको कहीं ना कहीं एक मिसिंग अपने आप को पाता था, उसको कल्चर को अडॉप्ट करने में पाता था। जो इंडस्ट्री से स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो शायद उसको अडॉप्टेबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण हम कहते हैं मैन पावर जो जितनी आ रही है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर बोल लीजिए, अनट्रेन्ड मैन पावर बोल लीजिए, या स्किल्ड मैन पावर नहीं थी। कहीं ना कहीं वो बुक वर्म ज़्यादा था, प्रैक्टिकल्स कम थे। नए NEP के तहत आप यू कैन फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल्स, मोर ऑन स्किलिंग, मोर विद इंडस्ट्री कोर्सेज। तो हमने क्या प्रयास किया है, अपने सभी कोर्सेज के साथ इंडस्ट्रीज अलाइन कर दी हैं, ताकि जो इंडस्ट्रीज कल फाइनल ईयर में बच्चों को प्लेस करने आती है, उन्हीं को हमने कोर्स सब्जेक्ट्स के अंदर उनको कुछ सिलेबस हमने फिनिशिंग टचेस के लिए उनको दिया है, ताकि उसका पूरा इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम हो। उसने जितने इंडस्ट्री पार्टनर्स को हमने ऑन बोर्ड किया है वो आएँ, यहाँ पढ़ाएँ, और बच्चों के साथ सिर्फ 1 साल या फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में नहीं, थ्रू आउट द 4 ईयर्स बच्चों के साथ पूरा जो कोर्स करिकुलम है वो पूरा उनके साथ डिस्कस करें, हमारी फैकल्टी के साथ मिलकर बैठे, बच्चों के साथ बैठे और उनको तैयार करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चा जब पढ़ाई करेगा वो अब टारगेटेड इंडस्ट्री के लिए काम करेगा। अगर मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है, अगर मुझे कोडिंग में जाना है, मुझे मैकेनिकल मतलब फ्लोर पे जाना है, तो वहाँ मैकेनिकल फ्लोर के लेवल पे, जैसे MG मोटर्स से हमारा MOU है, MG मोटर्स से बच्चों को बुलाता है तो अपने यहाँ पे भी ड्यूरिंग दी कोर्स करिकुलम अपने यहाँ कंपनी में लेके जाता है। वहाँ पर बच्चे गाड़ी जहाँ बनतियाँ हैं वहाँ पर ही ऑन द फ्लोर सीखता है। तो उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज जब आता है तो वो जब वापस आता है तो उसका हॉराइजन चेंज हो जाता है, विजन चेंज हो जाता है। इट इज़ हाउ यू लुक एट द इंडस्ट्री। एक आप बुक्स में देख रहे हैं और आप इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करके देख रहे हैं, बहुत फ़र्क है। इंडिया में GCs कितने हैं? हैदराबाद में, बैंगलोर में GCs आदि कंपनी विच हैव बैक ऑफिस इन इंडिया जो 24/7 काम करते हैं। उन GCs में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वो GCs जो कंपनीज के लिए अडॉप्ट करती हैं, जो उनके लिए हायर करती हैं, उन्हीं कंपनीज को हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चों को ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दीजिए, स्किलिंग दीजिए, उनको आप डे 1 से मेंटरिंग कीजिए और करिकुलम उनका पूरा सिखाइए, पढ़ाइए, हमारे प्रोफेसर्स को आप अपग्रेड कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आता है कि जब हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ फैकल्टी भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, जब इंडस्ट्री के व्यक्ति आके यहाँ पढ़ाते हैं तो हमारी फैकल्टी भी अपग्रेड होती है और बच्चा भी अपग्रेड होता है। और सिर्फ ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही नहीं बच्चों को लेके जाते, बल्कि हम समय समय पर इंडस्ट्री लेके जाते हैं। उसको कोशिश करते हैं 4 साल के अंदर 3 से 4 इंडस्ट्रीज को देख कर आए अपने सामने, वहाँ पर इंटर्नशिप भी करे, और इंटर्नशिप से पेपर पे ना हो, जाकर ऑन दी फ्लोर काम करे। वहाँ पे उनके सर्टिफिकेशंस आने के बाद ही हम उसके मार्किंग सिस्टम करते हैं, ताकि बच्चे ने वाकई में वहाँ काम सीखा। और जब वो वापस आता है तो जो उसमें चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल नज़र आते हैं कि बच्चा का एक हॉराइजन, एक विजन क्लियर होता है कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आई एम फिट फॉर दिस इंडस्ट्री और नॉट। तो कम से कम बच्चे को है ना ओपनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ पूरा होता है उसके लिए, और वो कहीं ना कहीं उसको ग्लांस पूरा मिलता है। और उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्लेसमेंट के साथ साथ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, और जो अच्छा दिखता है वो और बिकता है। ऐसे ही हमारा बच्चा है, अगर जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, दी फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी से लगता है, फिर आपकी कम्युनिकेशन है, फिर आपकी टेक्निकल एडेप्टेबिलिटीज़ है, जो आपकी नॉलेज है वो चेक होती है। तो हम बहुत ध्यान देते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे भी, ताकि जो इंडस्ट्री है उस पर उसको साथ साथ ग्रूम करे और उसको अपनी ही कंपनी में ऑन बोर्ड कर ले। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि MG मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपके स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, आप देखिए आपके बच्चे को ड्यूरिंग द कोर्स
उसको इतने सारे अवसर मिलने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का टाई अप है संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ। सर ये बहुत बढ़िया कदम आपने उठाया हुआ है, क्योंकि बच्चों को जब अपना कोर्स कंप्लीट करके उस जॉब में जाना है जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब उनको पता चल जाएगा उसका तरीका कैसे होता है, वहाँ पर काम किस तरीके से होता है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ एक अलग चीज़ है सर, लेकिन पढ़ के जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो काम में भी नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ अलग ही होता है सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है सर, मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को इसके लिए। और सर एक जेनजीज को लेके एक सवाल है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको ये लोग क्या जॉब से ज़्यादा अट्रैक्टिव मानने लगे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब बच्चा हमारे यहाँ आता है तो हम बच्चे से एक छोटा सा उसका आकलन करने के लिए, उसकी चॉइसेस पूछने के लिए वी आस्क वेदर यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ये आप जॉब में जाना चाहेंगे, और बच्चे कुछ होते हैं हाई एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वी टेक दोज चॉइसेस इनटू कंसिडरेशन कि आपकी इच्छा क्या है। देन बच्चा उस चॉइसेस को फुलफिल करता है, फिर उसी पे हम मेंटरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एंटरप्रेन्योरशिप हर बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप जाना चाहिए, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे उनको भी तो एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो अगर सभी एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे? तो ये इट इज़ द चॉइसेस। और बच्चे को अगेन मैं वापस कहना चाहूँगा, अपने आप को नो, जैसे बैंकिंग कहता है KYC करता है बैंकिंग, मैं अपने फैकल्टीज़ को कहता हूँ KYS कीजिए, नो योर स्टूडेंट। और जब बच्चा अपने आप को जानेगा कि मेरा हुनर किस में है, तो उस पर हम कोशिश करते हैं उसको निखारने की। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें 4.5 करोड़ की फंडिंग मिली, और इस साल 2 साल के अंदर हमने 25 स्टार्टअप बनाए यहाँ पर। उन 25 स्टार्टअप में सब में हमने 10-10 लाख की फंडिंग करी है। उसी तरह यूपी स्टार्टअप मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत हमारे यहाँ एक और इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसके अंडर हम स्टार्टअप्स बना रहे हैं, और ऑलरेडी 15 स्टार्टअप्स वर्किंग हैं। तो उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, आसपास के लोग भी हैं। तो ऑलरेडी 35 से 40 स्टार्टअप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर। आइडिया ये है कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी हम हैंड होल्डिंग करें। वी हैव फुल फ्लेज्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सब हमारे यहाँ काम करते हैं। तो वो बच्चे जब भी समस्या आते हैं, प्रॉब्लम्स जो लेकर आते हैं, उनके आइडियाज़ को वर्क करते हैं, उनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स है उनको जगह जगह ना जाना पड़े, वो पूरा इंक्यूबेट करना उनको। उसके बाद फंडिंग इशूज़ है तो फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स भी लाना, और जो इनिशियल फंडिंग है वो भी हम करवाते हैं 10 लाख तक की। और जो आइडियाज़ है उनको कैसे ग्रूम करा जाए, उसको हैंड होल्डिंग करके 2 से 3 साल तक हम करते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे प्रयास ये है कि इस देश में जॉब गिवर्स बने, जॉब सीकर्स भी बने, और दोनों बच्चों को जो इच्छा अनुसार उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। बहुत बढ़िया सर। सर अब एक सवाल है, मतलब मैं इसमें कहीं अपनी फिल्म्स को भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हमारी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया कि हीरो बहुत शरारत करता है, डिसिप्लिन में नहीं चलता है, और वो फिर भी टॉप करता है अपने एग्ज़ाम्स में। यही सवाल है सर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन को नेगेटिविटी की तरह ले रहे हैं, क्या वो फिल्मों से प्रभावित होकर, या उनको डिसिप्लिन में रहना अच्छा ही नहीं लगता? देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग और कल्चर बिल्डिंग एक डे 1 से आता है। आप आर्मी में जाइए, देखिए वो कितने, वहाँ एक चीज़ एक नाम से सुनने में आता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो इस मामले में कहूँगा संस्कृति यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ा हमने कल्चर मेंटेन किया है कि यहाँ पे डिसिप्लिन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसलिए कभी कभार बच्चे कुछ कहते हैं फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उन्हीं को फ़ाइन लगाते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं होते। और फ़ाइन लेना उद्देश्य नहीं है। आज कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो वो कूड़ा क्यों नहीं फेंकता साहब? वो भारत में एयरपोर्ट से उतरते ही गाड़ी में बैठते सबसे पहले गाड़ी से बाहर कूड़ा फेंकता है। विदेश में काम क्यों नहीं करता? तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार, हमारी बात जो नागरिक को जिम्मेदार बनाना हमारा ही काम है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बच्चे भी पढ़ती हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए कैंपस में एक सेफ माहौल बनाना हमारा काम है। तो फिल्में जो हैं वो पूरे समाज का आईना होती हैं। कुछ बच्चों के अपने अपने हुनर होते हैं जो लास्ट डे पढ़ के भी टॉप कर लेते हैं, कुछ बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं तब भी नहीं पढ़ पाते और वो टॉप नहीं कर पाते। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटीज़ एंड यू कैन नॉट कंपेयर वन स्टूडेंट टू अदर। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने पहले कहा था। उसी तरह डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं होंगे, टाइम का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो आप जीवन के अंदर अपने टारगेट को मिस कर जाएंगे। जब मैं रात को कोई बच्चा जब मूवी देख के आएगा, शाहरुख खान, सलमान खान या कोई हीरो की, सुबह सुबह लगता है मैं भी जिम जाऊँ और बॉडी देख कर 6 पैक्स एब्स के साथ, उस दिन सुबह सुबह जोश आता है कि जिम जाऊँ और मैं भी 6 पैक्स एब बनाऊँ। 2 दिन 3 दिन जिम की फीस देने के बाद वो जिम भी चला गया और फीस भी चली गई। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन मिसिंग है। बहुत बच्चे चाहते हैं मैं वो कल से स्टार्ट करेंगे वॉक करना, कल से स्टार्ट करेंगे जिम करना, वो कल कभी आता है, कल नहीं आता है सर। तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन नहीं है अपने खाने को लेकर।
आजकल खाने को लेकर भी मैं डिसिप्लिन के ऊपर ही कह रहा हूँ कि आजकल एक नया वो चला है कि 4 टाइम खाना खाना होता है। हमने भी इसी का बचपन से ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, क्योंकि हम भी हॉस्टल में पढ़े हैं। जी, जबकि पहले ज़माने में ये था खाना तब खाना है जब भूख लगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है और अपने टारगेट सेट करना है, अपना विजन सेट करना है। और इस डिसिप्लिन के अंदर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं सॉरी आपकी बात से वो कहना चाहूँगा, जी, जी, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं। जब बच्चे हमारे साथ हॉस्टल में रहते हैं, आजकल एक विषय ये भी हो रहा है कि बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। दुर्भाग्य है सर। बहुत दुर्भाग्य है देश का। और एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पर इसमें मेरे को लगता है कहीं या तो पेरेंट्स ही जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि सर इतना प्रेशर वो बना देते हैं ना बच्चों के ऊपर कि वो जो देख तेरा वो है, तेरे चाचा का लड़का है, उसका पैकेज इतना बड़ा है, उसने ये किया, तू भी वो कर और उतने परसेंट लेकर आ। तो क्योंकि हर बच्चा वैसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि सबका अपना माइंडसेट है, सब अपने तरीके से चलते हैं। तो यही सारी जो आपने सर आजकल ये मेंटल हेल्थ की बात करने लग गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ माँ से अच्छा अपने बच्चे को कोई नहीं जानता। जी जी मैं हमेशा पेरेंट्स से अभी मुलाकात करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने बच्चे से रोज़ बात कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक फैकल्टी हैं, उनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। मैंने उनसे सीखा, पिछले 25 साल से रोज़ शाम को 6 बजे वो अपने बेटे से रोज़ 6 बजे शाम बात करते हैं। और उन दोनों के बेटे और पिताजी में ये समय तय है कि 6 बजे या तो आप फ़ोन करेंगे या मैं फ़ोन करूँगा। और ये फ़र्ज़ बेटे का है, 6:05 पे पिताजी कॉल करते हैं। क्या बात। आप सोचिए 25 साल से वो 6 बजे का नियम नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचते जब बच्चा बाहर जाता है वो गैप आता चला जाता है, आज बिजी था, आज ये था। अभी वो शुरू में रोज़ बात करता है, फिर 1 हफ्ते में बात करता है, फिर 1 महीने में बात करता है, फिर 6 महीने बात करता है, तो गैप बढ़ता चला जाता है। फिर हम एक दूसरे के बिना रहने की आदत डाल लेते हैं। इसी तरह हॉस्टल्स में होता है। हॉस्टल्स में जो बच्चा रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चे से रोज़ बात कीजिए। जो बच्चे की आह की आवाज़ है, माँ से बेहतर कोई नहीं पहचानती। वो कोई परेशानी में है, उसको कोई दिक्कत है, वो खुश है, क्योंकि हम एक गार्जियन तो हो सकते हैं बट एक माँ ही रहे। सर इससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई मेरे घर की। मेरा बेटा भी एक्टर है, तो वो एक बार वो कर रहा था, क्राइम पेट्रोल की शूटिंग कर रहा था, तो डायरेक्टर ने कुछ डांट दिया। अच्छा, इसकी गलती की वजह से नहीं, कई बार डायरेक्टर क्या होता है, एक सीनियर एक्टर को ना बोल के ना जूनियर छोटे वाले को डांट वांट देते हैं जी। तो नॉर्मल सा प्रोसेस था। वो आया घर पे, दरवाज़ा खुला, तो मैंने देखा आ गया, चलो ठीक है, वेट कर रहे होते ना जब तक बच्चा घर नहीं आ जाए। तो वो आया, अंदर गया, मेरी वाइफ एकदम से, आपने माँ जो कहा, वो कहती ये मेरे को कुछ अलग लग रहा है। वो अंदर गई तो वो फिर रोते रोते आया, बहुत बहुत जोर जोर से फूट फूट के रो रहा था वो। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहता सर ने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, और जबकि मेरा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ना, मेरे को नहीं पता लगा था, मैंने भी उसको देखा था, आया था जब डोर से एंटर हुआ था, लेकिन माँ आपने बताया उसने पहचान लिया था वो। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो पहचान लेती है मेरा बच्चा किसी परेशानी में है, ये अपनी मन की बात कह सकेगा। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि पेरेंट्स, मैं किसी को जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ और मैं किसी को एग्जाम्पल मैं अपने मन से कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं हॉस्टल में छोड़ दिया, हमारी जिम्मेवारी या तो बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स की हो गई या कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ की हो गई। लेकिन वो बच्चा जब तक आपसे रोज़ बात नहीं करेंगे, हमें हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट। आप सोचिए, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 बजे जितनी हमारी मीटिंग चल रही है वो 6 से लेकर 6:15 तक, उनका एक ज्वाइनिंग के टाइम में एक रूल था 6 से 6:15 के बीच में मैं कोई काम नहीं करूँगा, अपने बच्चों से बात कर। क्या बात। मैं कहीं भी होऊंगा, आप 6 और 6:15 के बीच में उससे बात नहीं करेंगे। प्रकाश छाबड़ा जी हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। 25 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा उनको 6 और 6:15 मिनट में बच्चों से बात ना करी। उससे ये सबक मिलता है कि वो और उनकी जो वाइफ जब बात करते हैं तो पहचान लेते हैं कि बच्चे को क्या समस्या है। और एक जो बॉन्डिंग जो क्रिएट है ना, उन्होंने डे 1 पे कह दिया कुछ भी करियो, ले 6 से 6:15 समय दिन में मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। क्या एज अ माँ बाप, एज अ बच्चे हम एक दूसरे को ये समय दे सकते हैं? हम 15 मिनट पूरे 24 घंटे के अंदर हमारे बच्चे और हम पेरेंट्स क्या कहते हैं, आज मैं बिजी था, आज समय नहीं मिला, आज काम बहुत था। तो जब तक पेरेंट्स ही अपनी ओनरशिप को नहीं लेंगे तो कोई दूसरा कैसे ओनरशिप ले ले? सर मैं भी बात नहीं करता हूँ, मैं भी 15 मिनट रोज बात करना। सर मेरा ये एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। मैं ज़रूर करूँगा सर। मैंने भी कहीं से सीखा है और मैं भी अब ये ट्राई करता हूँ, रोज़ करता हूँ। 10 मिनट अपने बच्चों से 7 से 7:10 मिनट मैं भी करता हूँ। और आप भी ये ट्राई करेंगे, आप देखेंगे आपको चेंज नजर आएगा, एक बॉन्डिंग नजर आएगी। कोई बात करने को नहीं तब भी आवाज़ सुनो, कुछ बात करने को जरूरी छोड़ना है सब। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये आपको बात करनी चाहिए। और आप भी जो सुन रहे हैं पेरेंट्स हैं,
अगर बच्चे दूर नहीं हैं, आपके शहर में भी हैं, तो भी उनसे ज़रूर बात करते रहिए। घर में आने के बाद भी उनके साथ बैठिए, उनको जानिए, उनको समझिए, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जो उनको डिप्रेशन की ओर लेके जा रही होती हैं। और जैसे सर ने कहा, माँ जो है वो बच्चे को अंदर से समझ सकती है, जिसने उसे पैदा किया है, अपने खून से सींच कर वो उसकी हर हरकत को नोट कर सकती हैं। तो मैं ख़ास तौर पे माताओं से ये विनती करूंगा, तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। सर अब बात तो इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे आपने सुसाइड की बात की थी, बच्चा वेरियस रीजंस है उसकी, एक रीज़न नहीं है। वो किसी संस्था पे इल्ज़ाम आ जाए, किसी और, आज बच्चे का फ्रेंड सर्कल क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता ही नहीं होती हैं। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। वो रीजंस एक माँ बाप भी पता कर सकते हैं, और एज अ गार्जियन, एज अ इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पे तो मेंटल हेल्थ की क्लासेस भी होती हैं, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जहाँ बच्चे अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं। बट फिर भी माँ से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं। कोई नहीं हो सकता। सर वही प्लेसमेंट्स की बात हो रही थी, जैसे अब कई बार देखो, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा खूब तरक्की करे, बहुत बड़ा आदमी बने। उस सिलसिले में वो बेचारे वो दुआओं के अलावा ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकते हमारे, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स हम देखते हैं, क्योंकि गांव देहात से भी आए हैं कुछ बच्चे हमारे, आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी हैं, तो वो माँ बाप जबकि उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनका बच्चा खूब पढ़ लिख के बहुत बड़ा बन जाए। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपना रास्ता निकाल भी लेते हैं, लेकिन अब शहर में आ जाए तो माँ बाप की बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं कि इसका पैकेज उतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं समय के साथ साथ जीना और जीने का जो लेवल है वो किस स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड हो गई हैं जिनके बिना भी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल सकती थी, लेकिन अब उन सबको मेंटेन करने के लिए वाकई बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब हम देखते हैं दूसरे का बच्चा इस पैकेज में है, तो हमारे बच्चे को भी उधर जाना चाहिए, तो वही करना चाहिए। ये सब चीज़ें पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे समझाते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि हम बच्चों को उनका टैलेंट पहचान कर उस तरफ ले जाएं, या तरीका बताएं, या हम क्या पेरेंट्स को भी कभी करते हैं इसमें इन्वॉल्व? सब हमारे यहाँ पे अभी एक नया हमने ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के अंदर बच्चा का सारा वो LMS है, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम्स AI बेस्ड हैं, और वहाँ पे सिमुलेशन लैब्स अवेलेबल हैं उस ऐप के ऊपर। उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज दे सकता है बच्चा, जिस इंडस्ट्री में चाहे उस इंडस्ट्री को क्लिक करे, उसके जो मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, उसके जो सवाल उस इंडस्ट्री लीडर आते हैं वो सारे वो जवाब दे सकता है। उसके अंदर पर्सनैलिटी के सवाल भी हैं कि आप जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो आप एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे आप बैठे हैं तो बैठने का स्टाइल आपको कितना सही है, कितना गलत है, वो AI से आपको बता देगा आपको, कि आपको मार्किंग सिस्टम करेगा आपका जो जवाब गलत था टेक्निकली, या आपकी सिटिंग पोस्चर्स गलत थे, या आपका जो कहने का जो कम्युनिकेशन वो प्रॉपर नहीं था, और उसको बच्चा अपने आप n नंबर ऑफ टाइम्स वो क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकता है और AI के साथ इंटरव्यू दे सकता है। वो ये बहुत ही हमने अभी जल्द ही इसको लॉन्च किया है। ये इसको कहते हैं समय के साथ चलना, क्योंकि ज़माना AI का है। AI से हम डर भी रहे हैं, लेकिन AI आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, आप सर की बात से हमें पता चल गया है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ, ये हम सिर्फ ये संस्कृति यूनिवर्सिटी में ही कर रहे हैं या दूसरी जगह कहीं हो रहा होगा? मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है सर। इसमें प्लेसमेंट में इसमें बताना चाहूँगा, प्लेसमेंट के अंदर फिर हमारे पास देखिए, हर क्लास के अंदर 60 बच्चे जब होते हैं, तो 20 से 25-30 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, उनको पता है मेरा मोटिवेशन और मेरा टारगेट क्या है, और कंपनीज आती हैं, उनको 2 से 3 से 4 से 5 पद तक उनको लेटर मिल जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑन द टॉप लिस्ट। उसी तरह एक बीच में एवरेज होता है और एक नंबर होता है जो जिसको बैक बेंचर्स बोलते हैं, जो क्लास में लास्ट में जिसके अटेंडेंस के लिए। आप मेरी बात ना करें सर, इसमें मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं भी एक हूँ। तो वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह क्लास में लाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, और माँ बाप को फ़ोन करना पड़ता है, और जो आप जो कह रहे थे माँ बाप से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी रेगुलर हर महीने टीचर्स जो मीटिंग करते हैं, मेंटर्स मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, जो बाहर होते हैं माँ बाप, वरना जो आसपास जो रहते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और पूरे बच्चों का हम शेयर करते हैं, उनकी अटेंडेंस क्या रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जो टॉप होते हैं उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप सुबह लग जाते हैं, उनको पता है आज ये कंपनी आ रही है। जो दूसरी तरह के बच्चे होते हैं उसके लिए, हम सभी के लिए, हम कंपनीज आती कॉर्पोरेट, उन बच्चों के बीच में उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनके टेक्निकल जो जितने सवाल जवाब होते हैं इंडस्ट्री के साथ, वो भी उनको क्लेरिफिकेशन किया जाता है, ताकि जो JDs होते हैं कंपनीज के इंटरव्यूज जो होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह जो क्लास में जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन पर एक्स्ट्रा क्लासेज रखी जाती हैं, ताकि उनके ऊपर वर्क करा जाए। क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, कोई बच्चा बुरा या अच्छे नहीं हो, सब बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि वो बच्चा अगर आया है संस्था में तो उसको
आने वाले जीवन के लिए तैयार कराना हमारी संस्था का फ़र्ज़ बनता है। बट हम ये चाहते हैं माँ बाप उस फ़र्ज़ में हमारा साथ दें, हमारा कोऑपरेट करें, ताकि ये काम हम मिलके ही कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। और जो हम दोनों मिलके ही काम करेंगे और बच्चा उसमें कोऑपरेट करेगा तो कोई बच्चा बैक बेंचर नहीं रह जाएगा। बस ज़रूरत है उसको जीवन में सही आयाम तक, सही मोड़ तक पहुँचाना, और उसके लिए हमारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल लगा रहता है। और हमारे पैकेजेस आप देखें 50 लाख से लेकर 4 लाख तक के, 3 लाख तक के पैकेजेस हैं। बट हर किसी को वो नहीं कह सकते 50 लाख पे हर कोई नहीं जाता है। इट डिपेंड्स ऑन अगेन पर्सन टू पर्सन, वो कितना प्रिपेयर्ड है अपने साल के लिए। और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, जब स्टार्टिंग करते हैं करियर में, आपने भी अपने जीवन का जो करियर स्टार्ट किया होगा, कितने रुपये तनख्वाह से करा होगा। मैंने तो अपना जीवन 4,000 रुपये की नौकरी स्टार्ट किया था, आपको सब बताना चाहूँगा। तो 4,000 रुपये की नौकरी, तो डे 1 पे हम सोचते हैं कि मुझे लाखों का पैकेज मिल जाए। हाँ, अगर मैं उस काबिल हूँ तो वो भी मिलेगा, लेकिन बच्चों को क्या समय के साथ लर्न करके ग्रो करना होता है। ब्लू कॉलर जॉब से स्टार्ट करें और जहाँ व्हाइट कॉलर मिलती है उसको ग्रास्प करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमें सब लोकल शहर से बाहर जाना ही नहीं है। कुछ बच्चे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जाने को तैयार नहीं होते हैं। बहुत सारी वजह होती है, माँ बाप अलाउ नहीं करते या उनको लगता है हम नहीं जा सकते। तो उनके लिए हम लोकल में जितना मथुरा, कोसी और आसपास की इंडस्ट्री, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे उनके लिए इंडस्ट्री अरेंज है हमारे पास। हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ अरेंज किया हुआ है। अभी हॉलैंड की एक कंपनी है जो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इनका प्लांट है, हमारे बच्चे वहाँ पे ऑब्जॉर्व हुए हैं, ट्रैक्टर पार्ट्स बनाते हैं। तो ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी, नोएडा में, गुड़गांव में और यहाँ पे मारुति में, जो उनकी जो सबरेट्स कंपनीज बच्चे वहाँ बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो हर बच्चे के लिए मैं समझता हूँ नौकरी की तो कोई कमी है ही नहीं। आज आप किसी से पूछ लीजिए, अच्छा वर्कर हर किसी को चाहिए। ज़रूरत है कि बच्चे को अपने आप उस नौकरी के काबिल बनना। और मैं ये कह सकता हूँ हमारी संस्था का एक ही ध्येय है कि हर बच्चे को कम से कम 2 प्लेसमेंट लेटर मिले। वो तभी पॉसिबल है जब माँ बाप और बच्चा और हम तीनों मिलकर काम करेंगे। एंड किसी को कोई गारंटी वर्ड नहीं होता, इट इज़ अ जॉइंट वर्क, जिसके लिए हम पूरे 3 साल या 4 साल जब बच्चा होता है, मैं पूरी शिद्दत के साथ और उससे कहूँगा हम पूरी से मेहनत करते हैं और बच्चों को सारा एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं। और संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल है, डिसिप्लिन है, जहाँ हर माँ बाप आके यहाँ खुश होता है, क्योंकि 800 से 1000 CCTV कैमराज हैं और हम डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो उस कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारी ये रहता है बच्चा डिसिप्लिन रहे, और डिसिप्लिन रहने के बाद आगे पढ़ाई करे, आगे एक अच्छा देश का नागरिक बने। बहुत बढ़िया सर। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से संस्कृति यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए काम कर रही है, और ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इसीलिए इतने छोटे से समय के अंदर इतने फास्टेस्ट ये ग्रो कर रही है। आज 12,000 स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। तो सर का जैसे कहना था कि आपको अपने बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में लाकर छोड़ दिया और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसे नहीं होगा। आपको इंटरेक्ट करता रहना पड़ेगा बच्चों के साथ भी, यूनिवर्सिटी के साथ भी। आप जो चाहते हैं आपका बच्चा वो अचीव करेगा, लेकिन बच्चा भी अगर वो चाहता है तो उसको प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि उनका फ्यूचर कहाँ है और वो उसी दिशा में मेहनत भी करते हैं। अब आपको बस उसका देखना है टेस्ट कहाँ है, किस तरफ वो जाना चाहता है, उसी दिशा में उसको लेके जाइए, उसको सपोर्ट कीजिए। और संस्कृति यूनिवर्सिटी आपके लिए हमेशा तत्पर है आपके बच्चे का सही सिक्योर जो फ्यूचर है वो बनाने के लिए। और इस देश की उन्नति में सर आप लोगों का जो अहम योगदान है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स को लेके, मैं अप्रिशिएट करता हूं सर। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे और खुशी होगी कि मैं जब देखूँ इसमें और ज़्यादा यहाँ से निकले हुए जो बड़े बड़े पदों पर बच्चे हों, जो अपने सपने अचीव कर चुके हों। क्योंकि मैंने भी, मेरा ये सपना था कि मैं एक्टर बनूं, बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी स्ट्रगल की। और सर मैं एक किस्सा बता दूं, पढ़ाई को लेके पढ़ने में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं थिएटर्स करता था। तो मेरा एक दोस्त था जो 8th से मेरे साथ था, और जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, महिंद्रा कॉलेज सर पटियाला का बहुत बड़ा कॉलेज है, 1875 में ये बना था जी। जब एक कॉलेज लाहौर में होता था और एक पटियाला में होता था जी। तो एजुकेशन वैसी थी ना, तब तो कॉलेज तक तो बहुत लोग पहुंचते थे, कम है ना। हाँ। तो जब मैं गया वहाँ तो मुझे नहीं पता था मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जी। उसने कहा हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, तो उसने हिंदी लिटरेचर, मैंने भी हिंदी लिटरेचर ले ली। उसने इकोनॉमिक्स भी ले ली, मैंने भी इकोनॉमिक्स भी ले ली, BA ही कर रहे थे। हाँ जी। अब हिंदी लिटरेचर तो चलो मेरे काम का था, क्योंकि उसमें कहानियां हैं, कविताएं हैं, एक एक्टर के लिए ज़रूरी है। लेकिन इकोनॉमिक्स का तो हमारे साथ कोई लेने देना नहीं है। तो मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं BA फेल हो गया था। लेकिन मैं जो मैं करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होता है। पढ़ाई बहुत बड़ा ज़रूरी, मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता था सर कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है एक एक्टर बनने के लिए, लेकिन मैं बहुत गलत था यहाँ पे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।
तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से कीजिए, जो समय है उसको वेस्ट मत कीजिए। और सर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आपने जो इतना अच्छा ये संस्थान बनाया है, ईश्वर करे ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, और हालांकि बहुत नेसेंट स्टेज पे है कि विश्वविद्यालय को पूरा अपने पर्याप्त बनने में 100 साल लग जाते हैं। हाँ, हम हार्वर्ड की बात करते हैं, कैम्ब्रिज की बात करते हैं, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो 9-10 साल तो किसी यूनिवर्सिटी में बहुत एक छोटे बच्चे की तरह होता है। फिर भी आज हमारे बच्चे जो, मैं होटल मैनेजमेंट में बताना चाहूँगा, मैं अभी कहीं गया किसी होटल में दुबई में, तो वहाँ पर 4-5 बच्चे हमारे आगे, मैं पहचान नहीं पाया, उन्होंने पैर छुए, मैं बड़ा स्तंभ था, बड़ा अच्छा लगा। 4 सब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्या बात। एक वहाँ पे शेफ था और वहाँ पे और डिफरेंट उसमें थे, तो बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर आता है। तो बड़ा अच्छा लगता है हमारे बच्चे जब अपने मिलते हैं और जीवन के आयाम पे। एक बच्चा हमारा दुबई में, वो आज 1.5 करोड़ के पैकेज पे है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 70 लाख के पैकेज पे है, और बुलाते हैं, सर आप आइए कभी, हमें मौका दीजिए। तो कोई एक बच्चा है कि सरकारी पदों पे है। तो हर फील्ड के अंदर बच्चे टॉप कर रहे हैं, और जो बच्चे जो पीछे हैं वो उस जर्नी को अभी बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हर बच्चा को कामयाब करने के लिए समय लगता है, और हम एज अ विश्वविद्यालय उस पर पूरे निपुण हैं और उस पर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बच्चों की जो सोच है और माँ बाप के सपने, उन दोनों को पूरा कर सके। और उसी के लिए प्रयास के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय एक कमिटेड है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि बी एश्योर्ड कि आपका बच्चा यहाँ सेफ है, सिक्योर है, और बाकी प्रभु इच्छा जो है सब। तो आपने देखा, आपके जहन में जो भी सवाल होंगे, तकरीबन मैंने सारे सवाल सर से किए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं और मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आप पर्सनली यहाँ विज़िट कर सकते हैं मथुरा में, भगवान कृष्ण के दर्शन भी कीजिए, और यहाँ पर आकर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक बार मीटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं पूरी तरह अश्योर्ड हूँ कि यहाँ पर बच्चा जब आ जाएगा, वो ना सिर्फ एक डिसिप्लिन नागरिक बनेगा, बल्कि वो जो करना चाहता है उस मंजिल तक वो ज़रूर पहुँचेगा। दोस्तों, भारत ब्रांड बाज़ार का एक प्रयास है कि वो तरह तरह की जो किसी के स्टार्टअप्स हैं या किसी की सर्विसेज हैं जो वो देना चाहते हैं, या जो छोटे मोटे प्रोडक्ट भी बनाने वाले हैं जो नहीं ले जा सकते अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि आज डिजिटल ज़माना है, आप कहीं पे भी बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, आपके प्रोडक्ट का लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के प्रयास में भारत ब्रांड बाज़ार बड़ी साफ नीयत से लगा हुआ है, बड़ी ईमानदारी से लगा हुआ है। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, हमारी आईटी टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं, सभी बड़ी मेहनत से अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को लोकल से वोकल करके ग्लोबल करने में। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हैं हमारे साथ, इसी तरह हमें देखते रहिए, और हम आपके पास अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और मैं गुलशन पांडे आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद। जय